गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएल सुबोध पीछे ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रहा है आपके उस कंफ्यूजन को, उस क्वेरी को जो सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड है। इसी रेफरेंस में आज आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने लेबर लेजिस्लेशन को हमने शुरू कर रखा है सब्जेक्ट फॉर्म में। इसी को आगे लेते हैं। लेबर लॉ भी कहा गया है इसे, और लेबर लॉ के साथ में कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे, उन 4 एक्ट्स में आपको मैं पहला एक्ट आज से शुरू करवा रही हूँ। दैट इज द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और अच्छे से ध्यान से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कोशिश करूंगी आपको मैं इजी भी बना सकूं इसे एक्ट को और इंटरेस्टिंग भी बना सकूं। अदरवाइज ये बहुत एनर्जी और बहुत एफर्ट्स की डिमांड करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे फैक्ट्रीज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ, राइट? तो जरा बात करेंगे। जब हम जो भी पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं हम इंडिया के रेफरेंस में चल रहे हैं, राइट? तो अब इंडिया की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है लगभग 1600 जो सेंचुरी थी, 17 सेंचुरी थी, उस टाइम पे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स को एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में एंटर कर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग ही शुरू की थी और ट्रेडिंग के जरिए उन्होंने इस चीज का जब पता लगा लिया था कि अरे वाह, यहाँ पे तो जो लेबर है वो बहुत ही ज्यादा अनएजुकेटेड है, अनअवेयर फॉर देयर राइट्स। तो इसी चीज को उन्होंने उन राजा महाराजाओं से ये चीजों को मोल्ड करते हुए उन्हें ये समझ में आ गया था कि जो किंग्स हैं और जो यहाँ के एम्परर्स हैं, दे वर नॉट अवेयर टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने राजाओं को आपस में फूट डाल दी, ट्रेडिंग को शुरू कर दिया और थोड़ा थोड़ा मुनाफा उन राजाओं को देते हुए एक बहुत बड़ा मुनाफा अपने हिस्से में करते हुए लेबर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। आपको मेरी बात स्टोरी फॉर्म में भी समझ में आनी चाहिए और थ्योरी फॉर्म में भी समझ में आनी चाहिए। मैं आपको उस सीन पे लेके जा रही हूँ। जस्ट इमेजिन कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं थे और हमारे जो ऊपर शासन कर रहे थे, जो एम्परर्स थे, दे वर सो ग्रीडी पर्सन्स। वो लोग बहुत लालची व्यक्ति थे और उन्होंने अंग्रेजों के उस ट्रैपिंग में आ गए थे, उस टेम्पटेशन में वो लोग आ गए थे जहां उन्हें वो डायरेक्टली मुनाफा दे रहे थे। यूं सोच लो कि 100 में से अगर 10% उन्हें मुनाफा दिया तो उन्होंने 90% मुनाफा सीधा सीधा अपने पास कर लिया। और इन दोनों ही पार्टी के मुनाफे के चक्कर में एक्चुअल जो कहना चाहिए सैंडविच बना था वो था एक आम आदमी, एक आम आदमी, एक आम श्रमिक। आप सोचो, इस चीज को ध्यान दो कि हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को उन्होंने फोकस किया था कि खेती करो और लगान दो। उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने दी और जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी उसमें मैक्सिमम केवल उन्होंने कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही सेटअप होने दिया। इसमें आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, आपने जरूर 11th-12th में पढ़ लिया होगा कि यहाँ का जो कॉटन इंडस्ट्री था, यहाँ पे केवल रॉ मटेरियल फॉर्म तक ही काम किया जाता था। उसको फिनिश गुड्स में इंग्लैंड ले जाते थे वो लोग और उसको कन्वर्ट करते थे, वैल्यू एडिशन करते थे और प्राइसिंग में उसमें कहीं गुना ज्यादा बढ़ा करके, और इंडिया में वही माल जो हमारा कच्चा माल था, वही माल फिनिश गुड फॉर्म में एक बहुत ही बड़ी प्राइस के साथ यहाँ बेचा करते थे। यानी यहाँ के लेबर को आपने ऊंचा नहीं उठने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, टेक्नोलॉजी अवेयर नहीं होने दिया, और जो उसने प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन को रॉ फॉर्म में आप आगे ले गए इंग्लैंड में। वहाँ इंग्लैंड ले जा करके अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको मशीन नॉलेज दी, टेक्निक से अवेयर करवाया, उसमें वैल्यू एडिशन करते हुए कंपैरेटिव टू वैल्यू कहीं गुना ज्यादा प्राइसिंग फिक्स किया और इंडिया में इंपोर्टेड गुड्स के नाम पर उसे बेच दिया। यानी इमोशनली भी फूल बनाया, यहाँ के लोगों में एक भावना पैदा कर दी, दिमाग में एक सेटिंग कर दी कि जो विदेशी माल है वो बहुत ही बढ़िया होता है और जो देश का माल था जिसको हमने खादी कहा था, कॉटन जो कपड़ा था, क्लोथ था, उसके सामने वो सिंथेटिक क्लोथ बहुत स्मूथ, बहुत मजबूत और बहुत ही फिनिश्ड फर्निश्ड फॉर्म में था।
तो ये दोनों ही चीज़ों ने इंडियन पीपल के माइंड को एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। तो हर हालत में हर तरीके से इंडियन को एक्सप्लॉइट किया गया। इसी चीज को ध्यान में रख करके क्या हुआ था, जब ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटेन लोगों ने जो यहाँ आए थे, तो लगभग सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी थी, उन्होंने इंडस्ट्रियल टाउन्स और फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था अपने ब्रिटेन में, समझ रहे हैं। तो ब्रिटेन में बढ़ाया था, और उस ब्रिटेन में इसलिए बढ़ाया क्योंकि भारत से बहुत बड़ा कच्चा माल वो लोग अपने इंग्लैंड में लेके जाया करते थे, और वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज, नए नए टेक्नोलॉजीज और मशीन से लबरेज उन्होंने फैक्ट्रीज की सेटअप किया, और वहाँ के लोगों को एडुकेट किया, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयड किया, और वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत सारा बदलाव किया। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई ब्रिटेन की। अब ऐसे में क्या हुआ, उन्हें लेबर की जो जरूरत पड़ने लगी, उन्हें जो काम करवाने की जरूरत पड़ने लगी, उन्होंने थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज इंडिया में भी लगाई, और बहुत सारा लेबर का मतलब है बहुत सारे यूं कहना चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए लेबर को वहां पे उन्होंने हायर कर लिया। अब क्योंकि लेबर को ये पता ही नहीं था कि हमें कितना यूज करना चाहिए, हमारी खुद की वैल्यू क्या है, तो वो लोग बिल्कुल वही काम करते गए जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। ऐसे में उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। और आपको मैं बता दूं, उन्होंने इस लेबर का जो बाइफर्केशन होता है, हमारा लॉ जो कहता है, कहने को तो हम ये कहते हैं हमारे इंडिया में मैक्सिमम लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स का जो लॉ था उसी को हमने अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने उस चीज को आने ही नहीं दिया सामने कि जो लेबर के बारे में ब्रिटिश लॉ क्या कहता है कि चिल्ड्रन और फीमेल को आप एक कैटेगरी होती है उसी उसमें लेबर फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ जब लेबर को एम्प्लॉय किया था, उन्होंने चाहे आदमी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे महिला हो, उन सबको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे से भी ज्यादा बहुत कम खाना देते हुए उन लोगों ने उनको यूज किया। और यूज कहना मेरे लिए शब्द थोड़ा गलत है, मैं कहना चाहिए एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया उनका। ना तो उन्हें प्रॉपर वेजेस दी जाती थी, ना ही तो उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी थी, ना ही तो उनको कोई सेफ्टी थी, ना ही कोई जो कहना चाहिए सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट था। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने लेबर लेजिस्लेशन को सेटअप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए, और उन इनिशिएटिव्स का नतीजा था कि लगभग 1890 में लेबर लेजिस्लेशन का सेटअप किया गया। हमारे इंडिया में जो एक्चुअल लेबर लॉ जो आया था वो था फैक्ट्रीज एक्ट फॉर्म में 1948 में, और इसने ये कहा था, फैक्ट्रीज एक्ट जो आया था 1948 में आया था, वो फाइनल अमेंडमेंट होने के बाद आया था। यानी आप इसको ऐसे समझ लो 150 साल लग गए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। और क्योंकि ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसे अमेंडमेंट कर दिए जाए जिससे कि भारतीयों को ये पता चल जाए कि उनका शोषण किस तरीके से हो रहा है, या फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता। तो ये जो सारी चीजें थी, आपको बता दूं कि उन्होंने बहुत ही कनिंगली इस चीज को कंट्रोल करते हुए किसी भी हालत में मेजर अमेंडमेंट्स को लागू होने नहीं दिया। पर आपको मैं बता दूं, जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे या पॉलिटिशियंस थे या बहुत ही इनिशिएटिव्स जिन्होंने लिए थे, चाहे उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर हों या महात्मा गांधी हों, उन्होंने हमेशा अपोज किया था अंग्रेजों की उस नीति को जिसमें वो एक्सप्लॉइट करते थे, इनजस्टिस करते थे, इनइक्वालिटी करते थे, सोशल सिक्योरिटी का उन्होंने दरकिनार कर दिया था। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने ये कोशिश करी थी कि ये लागू किया जाए कि एक फैक्ट्री में लेबर को 8 घंटे से ज्यादा काम ना लिया जाए। मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि 8 आवर्स इन अ डे ये जो इनिशिएटिव लिया था, इस स्टाफ का इनिशिएटिव जो लिया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने लिया था। तो इसके आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो बहुत बड़ी जरूरत हो गई थी कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हमने किया है। इनिशिएशन कैसे हुआ था? जस्ट ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब है उन्होंने जो छोटे छोटे एम्पायर खड़े कर लिए थे पूरे इंडिया में। हैदराबाद को उन्होंने कैप्चर कर रखा था, बंगाल को कैप्चर कर रखा था, महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत बड़ा अपना वर्चस्व पैदा कर रखा था। इवन राजस्थान में भी बहुत जबरदस्त उनकी पैठ थी। जो राजस्थान और मैसूर और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वगैरह है, यहाँ पे उन्होंने उन राजाओं को, उन महाराजाओं को अपने पूरे कहना चाहिए इंप्रेशन में ले रखा था। तो उन राजा महाराजाओं ने कभी भी इंडियन पीपल की तो सुनी नहीं और केवल सेल्फ बेनिफिट देखते हुए एक्सप्लॉयटेशन होते रहने दिया।
इससे क्या हुआ, तो जरूरत महसूस होने लग गई कि एक ऐसा एक्ट जरूर बनना चाहिए, एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जिससे कि मजदूरों की सुरक्षा का कोई वचन मिल सके या उनकी अधिकारों की रक्षा हो सके। इस तरीके से एक फैक्ट्री एक्ट की जरूरत महसूस होने लगी और बहुत सारे अमेंडमेंट के बाद में 1948 में ये एक्ट लागू हो गया था। राइट, अब बात करते हैं तो उसका जो डेट रहा था, देखो बिल पास हुआ था 48 में, लेकिन एक्चुअल इनैक्टमेंट जो हुआ था ना, एनफोर्समेंट जो हुआ था, एग्जिस्टेंस कहना चाहिए, वो 1 अप्रैल ऑफ 1949 में हुआ था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जब ये जो एक्ट पास हुआ था उसका जो एक्चुअली मोटिव था वो हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे हेल्थ को सही मेजर्स प्रोवाइड करना, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और कोशिश ये की गई थी कि जहां जिस फैक्ट्री में 100 वर्कर से ज़्यादा या 100 वर्कर काम करते हैं वहां पे इसके सारे प्रोविजंस को लागू किया जा सके। फिर ये कोशिश करने के बावजूद कई ऐसी चीजें थी जिनके पतली गलियां अंग्रेजों ने निकाल रखी थी, तो हर बार अमेंडमेंट करते जाना जरूरी हो गया था। और इसी अमेंडमेंट के उसमें ये कहा गया कि लेबर लॉ जो है उसको हमने एम्प्लॉयमेंट लॉ भी कहा है, इसे लेबर लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है, डोंट बी कंफ्यूज। आपको अगर कोई ये पूछता है लेबर लेजिस्लेशन क्या है, तो वही लेबर लॉ है और वही एम्प्लॉयमेंट लॉ है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं फैक्ट्री एक्ट, तो यूं कहना चाहिए इट इज अ सेट ऑफ various laws, administrative rulings or precedents which addresses the legal rights and restriction on the working people and their organization। जो लोग काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हुए और उन एम्प्लॉयज के अधिकारों का अवेयर करते हुए बनाए गए वो सारे एक्ट इसमें शामिल होते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जितना भी हम फैक्ट्री एक्ट पढ़ लो, चाहे हमारा लेबर लॉ कह लो, अगर एक बड़े फॉर्म में कहेंगे तो लेबर लॉ कह सकते हैं, लेबर लॉ में से एक एक्ट है फैक्ट्री एक्ट। अगर हम ये कहें तो जो लेबर लॉ है उसका जो नेचर है, एस्पेक्ट जो कहेंगे ना, उसका नेचर है ट्राइपर्टाइट। ट्राइपर्टाइट क्या होता है मैं बता दूं, ऐसा चीज, एक ऐसी बॉडी जो 3 पार्टीज से रिलेटेड होती है, त्रिपक्षीय कहना चाहिए इसको। ट्राइपर्टाइट्स यानी 3 पार्टीज इसमें रिलेटेड होती है। और कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो होगा एम्प्लॉयर, एक होगा एम्प्लॉय, यहां तक तो समझ में आता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रेड यूनियन, यानी श्रम संगठन या व्यापार संगठन जो होते हैं, ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन क्या कहेगा, एक एम्प्लॉय जो होता है वो ट्रेड यूनियन का पार्ट होता है, उसका मेंबर होता है, और ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स तक उन एम्प्लॉयज की बात को पहुंचाने के लिए एक मीडिएटर, एक लिंक का, एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट कहना चाहिए, ये लेबर एक्ट कहना चाहिए, ये ट्राइपर्टाइट नेचर के थे, एस्पेक्ट के थे, जिससे कि तीनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस को तैयार किया जाए और उन्हें इन्फोर्स किया जाए। इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर लॉ डिफाइन करता है उन राइट्स और ऑब्लिगेशंस को जो कि चाहे वर्कर्स के हों या यूनियन मेंबर्स के हों या एम्प्लॉयर्स के हों, किसी भी जगह जो काम करने वाले ये तीनों पार्टी हैं उनके राइट्स को और उनके ऑब्लिगेशंस को ये डिफाइन करता है, यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या उनके पास अधिकार है, इन सब को वो डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा ये कहता है भारत में जितना भी लेबर और एम्प्लॉयमेंट है उसको इसने इंडस्ट्रियल लॉ की कैटेगरी में बांट दिया है, और जो लेबर लेजिस्लेशन है ये सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कहना चाहिए या डायनामिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हमारे सामाजिक आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर पाते हैं। हमारे भारत, क्योंकि हम कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री का जो समाज है और जो उसका अर्थव्यवस्था है, इन दोनों को साथ में लेकर के इनका कैसे बेनिफिट इंक्रीज किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे की जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और डायनामिक इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। क्योंकि किसी भी हालत में श्रम है तो ही श्रमिक है, और श्रमिक है तो ही अर्थव्यवस्था है, तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा गया था कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो थोड़ा मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनाइज्म हुआ था, उससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे। फिर इनएडिक्वेट जो सिविल लॉज थे, यानी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था, अनजस्ट था, हर जगह अनफेयर प्रैक्टिसेस थी ट्रेडिंग में,
वो सारी चीज़ों की वजह से लेबर के राइट्स को सेफगार्ड देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि उनके जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें। इस वजह से लेबर लॉ पॉलिसी बनाई जा रही थी। तो ये लेबर लॉ का जो कहना चाहिए इवोल्यूशन है वो इस एक चैनल के ज़रिए चला था कि जो ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ब्रिटिश कॉलोनाइज्म हुआ, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब होने लग गए, जो सिविल लॉज थे वो अपर्याप्त थे, तो जो लेबर राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी हो गया था, उनको सेफगार्ड यानी सुरक्षा देना भी ज़रूरी हो गया था। और इसी संदर्भ में लेबर पॉलिसी बनाई गई। जब लेबर पॉलिसी बनी तो लेबर एक्ट बनना ही बनना है। तो ये बात समझ में आई गई होगी। अब बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लेबर लॉ के। अगर हम बात कर रहे हैं ना फैक्ट्रीज एक्ट की, तो लेबर लॉ के कह लो चाहे फैक्ट्री एक्ट के कह लो, इसको हम यहाँ पे सिनोनिम फॉर्म में बात कर रहे हैं। आपको अगर फैक्ट्री एक्ट पूछ लिया जाए तब भी और लेबर लॉ पूछा जाता है तब भी आप ये दोनों चीजें कॉमन फॉर्म में दोनों में लिख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है जो एम्प्लॉयर होता है उसके एक्सप्लॉयटेशन से अपने वर्कर्स को बचाना, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस लॉ का। दूसरी बात कहते हैं जो रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसमें थोड़ी सी हार्मोनाइज करना उन रिलेशन को, यानी उनमें मधुरता लाना, जो बेटर जो एक रिलेशन मेंटेन हो जाती है, कड़वाहट आ जाती है रिश्तों में, उसको कम करना। इसके अलावा उन वर्कर्स की हेल्थ का या उनकी सेफ्टी का या उनके वेलफेयर का उनको प्रिजर्व करना भी एक इसका ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कहते हैं जितने भी महिलाएं और बच्चे हैं जो कि उस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनके हित के लिए सोचना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा ऐसा लीगल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना जिसमें कि इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी एम्प्लॉयमेंट को प्रोडक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जा सके, शुरू कर सके, उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके ताकि कि इकोनॉमी प्रोडक्टिव हो सके, यानी बहुत ही उत्पादक अर्थव्यवस्था का जनरेशन हो सके। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो देखो 4 प्रिंसिपल पे काम करता है ये लॉ, जो भी लेबर लॉ कह लो चाहे फैक्ट्री एक्ट कह लो। सबसे पहला है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक समानता, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, और नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यानी किसी भी लेबर जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, उसके 4 सिद्धांत कहे हैं: सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। आप सोच के देखो, अगर समाज उन्नत होता है तो राष्ट्र उन्नत होता है, और व्यक्ति उन्नत होता है तो ही समाज उन्नत होता है। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये है इसके प्रिंसिपल। अगर आप राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हो, अर्थव्यवस्था का उत्थान करना चाहते हैं तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंडिविजुअल एंटिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि आप एक सिंपल वर्कर के ऊपर सोचिए, तब वो कहीं जाकर के बूंद बूंद मिलकर के सागर फॉर्म में एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे पाएगा। आज के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो हमने फैक्ट्री एक्ट की एक शुरुआत की है ये आपको समझ में आया होगा, क्लास ये पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।